नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एस्टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, या फिर आपका कोई सा भी टेट का एग्ज़ाम हो जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें क्वेश्चन आ चुके हैं, और एग्ज़ाम में जो है आपको या तो यही क्वेश्चन या फिर इससे संबंधित ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर @रीडिंग लवर्स नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय इनमें से किसके सही अनुपात में होना चाहिए। और यहाँ पर जो ये आंसर दिया गया है, आपको भी जो यहाँ पर मौका दिया जाएगा इसमें सोचने का, जिससे आपको भी पता लग पाए कि कौन सा आंसर इसमें सही होना चाहिए। तो और जितने भी आपके इसमें सही आंसर बनते हैं, आपने कमेंट में जो अपने आंसर जोड़ देना है कि हमारा जो इतने क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं। तो हमारा यहाँ पर इसमें पहला जो ऑप्शन है, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो प्रतीक्षा समय का सही अनुपात में इसमें कौन सा सही आंसर माना गया है, और इसमें जो सही माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 4 वाला, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय जो है ये प्रश्नों की कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही माना गया है। नेक्स्ट हमारा, मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए योजना बनाएंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न इनमें से किसका उदाहरण है। निम्न स्तरीय अभिसारी, अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, या उच्च स्तरीय अपसारी। तो इनमें से किसका उदाहरण है। अभिसारी होता है जैसे सिकोड़ना, और अपसारी होता है किसी चीज़ को प्रसारण करना। तो इनमें कौन सा सही आंसर माना गया है, और सही आंसर जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन 4 हमारा, उच्च स्तरीय अपसारी। तो ऐसे प्रश्न जिनमें वृहद स्तर पर योजना निर्माण से संबंधित सुझाव अपेक्षित हों, जैसे शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की संपूर्ण गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या योजनाएं बनाएंगे, ऐसे प्रश्न उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, सीखने का आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। का अंतर, भिन्नता, के लिए संबंध, या के लिए अंतर। तो सीखने का आकलन इसमें से कौन सा रहेगा, और इसमें है ऑप्शन 3 हमारा, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरण स्तर कम होता है। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, और इसमें कौन सा सही है। सही आंसर हमारा ऑप्शन 4, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कारों के साथ साथ विभिन्न प्रकारों के कार्यक्रमों का आयोजन, विभिन्न स्थितियों का निर्माण आदि की भी आवश्यकता होती है, और इसे अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। जेफी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत,
ए एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत या सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में, और इनमें से कौन सा सही है? सही जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए की, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। 2 क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाते हैं। जेपी गिलफोर्ड का कौन सा है? बुद्धि संरचना का सिद्धांत। और ए एल थर्स्टन का है प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है इसकी योजना में व्यापक शब्द बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत और ए एल थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत के द्वारा समर्थित किया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं, यह सीखने का कौन सा बटन है? और इसमें जो हमारा रहेगा यहाँ पर यह है ऑप्शन 1। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने का वातावरण को शुद्ध करता है। नेक्स्ट है उपलब्धि प्रेरणा। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता है, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति या असफलता से बचने की प्रवृत्ति है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा इनमें से क्या मानी गई है? और यह है ऑप्शन 3 में, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है। और यह अभिप्रेरणा एक प्रकार का सामाजिक प्रेरक है। एटकिंसन एवं फैदर के अनुसार उपलब्धि प्रेरित व्यक्ति में सफलता प्राप्ति प्रवृत्ति तथा विफलता परिहार प्रवृत्ति के रूप में देखी जा सकती है। तो यहाँ पर 3 जो है सही आंसर माना गया है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों के रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है यह इनमें से क्या दिखाती है? पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्य को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिनमें ऊर्जा की कम खपत होती है। लड़कियां बेहतरीन अवलोकन करते होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो ये यहाँ पर किसका उदाहरण है? और ये जो यहाँ पर उदाहरण जो इसमें है ये ऑप्शन 1 हमारा रहेगा। रूढ़िबद्धता जो है उसका क्वेश्चन है, जिसमें बॉयज़ जो होते हैं वो बाहर के काम को देखते हैं और जो लड़के होते हैं वो घर पर काम करती हैं। तो ये रूढ़िबद्धता वाला क्वेश्चन है। तो लैंगिक भेदभाव जो उसको दिखाती है ये। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन कौन सा है? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना या शिक्षकों के भार को हल्का करना। तो सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि, और इसका कौन सा है? इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ये ऑप्शन 3 रहेगा, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना। नेक्स्ट है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का कौन सा उदाहरण है? असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व मौखिक बुद्धि लब्धांक या संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये जो रेवन जो है मनोवैज्ञानिक इनका कौन सा परीक्षण है? प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। और इसमें कौन सा माना गया है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 वाला, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। इस परीक्षण में समस्याओं की व्याख्या करते समय कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है, जिससे व्यक्ति को अधिक समय लगने लगता है, परंतु उसे यथासंभव जल्दी करने के लिए कहा जाता है। तो ये संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्य की स्पष्टता या शिक्षण का ज्ञान। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में एक शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? और ये है ऑप्शन 1 वाला, योजना की दृढ़ता। शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्य की स्पष्टता, शिक्षण ज्ञान ये माने गए हैं, लेकिन योजना की दृढ़ता यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है। पाठ्य योजना निर्माण का उद्देश्य है शिक्षक के द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति से संबंधित होता है, जिसमें उद्देश्य की स्पष्टता, शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों के ज्ञान का विस्तार आदि सिद्धांत सम्मिलित होते हैं।
नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ लिया गया था? केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक स्थिति की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। और इसमें कौन सा सही है? इसमें जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा। उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? स्व होता है अपना, तो स्वनियमन का क्या अर्थ है? विद्यार्थी निकाय के द्वारा बनाए गए नियम और विनियमन, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता का होना। तो स्वनियमन से क्या अर्थ लिया गया है? और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन 4 में रहेगा, अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। जब कोई अधिगमकर्ता किसी अनुक्रिया को स्वयं करता है तो वह उसे जल्दी सीख लेता है। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे आप अपने हाथ से कोई काम करते हैं या जैसे क्वेश्चन है उसे लिखकर जो आप देखते हैं तो वो जो आपके लंबे समय तक याद रहता है, उसे आप जल्दी भी सीख लेते हैं और लंबे समय तक वो आपके दिमाग में भी रहते हैं। तो यही जो यहाँ पर कहा गया है स्वनियमन, अपने स्वयं करना। तो वह यदि वह सीखी गई अनुक्रिया का स्वयं अन्वेषण करता है तो इस स्थिति को स्वनियमन कहा गया है, अपने हाथ से काम करना। नेक्स्ट है यहाँ पर मैडम चाय खाती है, यह वाक्य किसका उदाहरण है? अर्थविज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। अर्थविज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थविज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थविज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? मैडम चाय खाती है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन 3 वाला। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थविज्ञान की दृष्टि से गलत है, क्योंकि चाय पी जाती है। तो यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थविज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि जो चाय है वो खाने पी जाती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्काईफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्क के द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों के द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण या पूर्व अधिगम की पुनः आवृत्ति। तो सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्काईफोल्डिंग का जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है तो ये रहेगा ऑप्शन 1 में, सीखने में वयस्कों के द्वारा अस्थायी सहयोग। छोटे बच्चे जो होते हैं ये इनके लिए ज़्यादा कारगर बताया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनः बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या पद अनुक्रमिक की आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया और इसका सही आंसर इनमें कौन सा है? और सही आंसर जो है यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा 4 वाला, पद अनुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को करता है और उनकी शैक्षणिक निष्पादन को करता है। रिक्तान है यहाँ पर ये फिल करने हैं। घटाएगा ये प्रभावित नहीं करेगा, घटाएगा या बढ़ाएगा। और इसमें कौन सा सही आंसर है? सही आंसर जो है यहाँ पर ये ऑप्शन 2 वाला है। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को तो घटाएगा लेकिन उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है जॉन ड्यूवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण। पब्लिक विद्यालय, सामान्य, फैक्ट्री या प्रगतिशील विद्यालय। तो जॉन ड्यूवी जो है ये जो मनोवैज्ञानिक इनके द्वारा जो लैब विद्यालय को उदाहरण दिए गए हैं और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 4 प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय का एकमात्र जो उद्देश्य होता है वो बालक की शक्तियों का विकास करना होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति व्यक्ति की विभिन्नता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाओं को अपनाकर की जाती है, जिसमें लैब विद्यालय की संकलन में भी शामिल है। तो प्रगतिशील विद्यालय जो है ये लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं?
तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तिगत संबंध, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, और इसमें कौन सा है? इसमें रहेगा ऑप्शन एक हमारा बी और ए, अर्थात ए बी। आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय। तो ये जो लॉरेंस कोलबर्ग है, इन्होंने अपने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, इनका ये भी आपने याद रखना है। लॉरेंस कोलबर्ग जो इनका कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत। और 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है विकास का जो सिद्धांत है। इसको 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में इनके द्वारा बांटा गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण, इन व्यक्तिगत विनिमय का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या होनी चाहिए? दादा है की जगह पर दादी जी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे आप सेम सही नहीं बोले हैं, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोले हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या होनी चाहिए अगर कोई बच्चा इस प्रकार की बात कहता है? और यहाँ पर जो है तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर इसमें रहेगा। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, इनमें से किसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं? यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसके लिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। यह घटनाओं का सही वर्णन है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंत्यक्रिया को वर्णित करता है। तो यहाँ पर घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं, और यहाँ पर जो विशेषताएं हैं ये ऑप्शन 2 रहेगा। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसके लिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। घटना का सही वर्णन जो है बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतक्रिया को वर्णित करना और पर्यटन विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन करना इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट रहेगा, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए इनमें से किसका ज्ञान होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाएं। इनमें से कौन सा सही है? और इसमें जो यहाँ पर सही रहेगा ये ऑप्शन 4 वाला, विकासात्मक अवस्थाओं का होना, क्योंकि विकास के अंतर्गत बच्चे में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक दृष्टि से होने वाले प्रयत्नों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर, प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपनी सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो प्रतिभाशाली बच्चे, और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 होगा, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में संभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षण, विद्यालय उपलब्धियां, खेलकूद, रुचियों की बहुरूपता आदि में सामान्य बच्चों से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं ये प्रत्येक क्षेत्र में आगे होते हैं। इनका IQ लेवल जो 140 से ऊपर का होता है। तो ऐसे बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं, मेरिट वाले बच्चे जो होते हैं। नेक्स्ट है पर संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? और यहाँ पर जो इसका संबंध जो रहेगा ये ऑप्शन 4 में है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार
बालक का शारीरिक, मानसिक, भाषा संबंधी आदि संकल्पनाओं का विकास एक निश्चित क्रम में होता है और विकास की इस अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर भी पड़ता है, इसलिए विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है या आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है। तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, और इनके अनुसार जो रहेगा ये ऑप्शन 3 में है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया था। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर या जॉन डीवी द्वारा, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4 ये जॉन डीवी। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी के द्वारा किया गया था। और बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्रीय स्थान बालक को दिया गया है, कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु बालक होता है, और इसमें बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यता के आधार पर ही उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। प्राचीन जो समय था उसमें आपने देखा है कि टीचर जो होते थे वो बच्चों की कितनी पिटाई करते थे, तो उसमें केंद्र बिंदु जो है टीचर होता था, लेकिन इस समय केंद्र बिंदु एक बालक होता है। उनके अनुसार जो है शिक्षण व्यवस्था ये तैयार की जाती है, सिलेबस वगैरह, पैटर्न, सब कुछ। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना या शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ आपने बताना है। अगर हिंदी में नहीं है समझ में आता है तो इंग्लिश जो है इसकी तरफ आप जा सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं क्या अर्थ होगा। तो संवर्धन जो है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, और इसका अर्थ जो है ऑप्शन 1 में रहेगा, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उस स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो जिन बच्चों की बुद्धि सामान्य बच्चों से ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। और टर्मैन ने 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली कहा है, इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले उस स्तर में प्रोन्नत करना बेहतर है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, ऐसे तथ्यों को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो एकल अभिभावक वाले बच्चे को, और इनके अनुसार जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 2 रहेगा। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ये भेदभाव जो है वो नहीं अपनाना चाहिए। तो वही जो है यहाँ पर इसमें बताया गया है। कक्षा में अन्य जो बच्चे होते हैं उन्हीं के समान गृह कार्य समान जो काम उन्हें दिए जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है। अभी हाल ही में स्कूल मैथ का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविधियाँ यहाँ पर सबसे सही रहेगी, और यह है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। नेक्स्ट है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक या राजनीतिक नेता। तो शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था, और ये कौन सी है, ये शल्य चिकित्सक है। ऐसे बच्चे शरीर रचना को जानने के प्रति ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। तो शल्य चिकित्सक ये बनते हैं जिनकी ये शरीर कार्यों में ज़्यादा रुचि होती है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।